दोस्तों, मार्स हमारा सबसे नज़दीकी पड़ोसी सियारा बिल्कुल खामोश सा दिखाई देता सुर्ख रंग का, जैसे यहाँ पर हाल ही में कोई जंग लड़ी गई हो और पूरी ज़मीन खून से लाल हो गई हो और जंग में कोई नहीं बचा। अरे नहीं दोस्तों, ये मत समझ लेना कि सच में मरीख खून की वजह से लाल है। इसके पीछे एक अलग रीज़न है और वो ये है कि इसकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा मिकदार में आयरन ऑक्साइड पाई जाती है, जो कि मरीख की ऊपरी सतह को रेडिश लुक देता है। लेकिन क्या पता माजी में कभी मरीखी लोगों ने भी अपनी एग्जिस्टेंस को बचाए रखने के लिए कभी जंग की हो और रिज़ल्ट आपके सामने है। खैर जो भी हो, लेकिन आज जिस मरीख को हम जानते हैं वो बेहद ही ठंडा, बेजान और ज़िंदगी से रूठा हुआ सियारा है, जहाँ दर्जा हरारत -200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है और धूल की एक मोटी लेयर पूरे मरीख को ढक लेती है, जहाँ जानलेवा रेडिएशन है और जहाँ का धूल भरा तूफान किसी के भी परखच्चे उड़ा सकता है। लेकिन एक्सप्लोरर्स, ड्रीमर्स और मार्स लवर के लिए मार्स की डेफिनेशन कुछ और ही है। जैसे मरीख बुला रहा हो कि आओ और एक्सप्लोर करो, यहीं से रास्ते खुलेंगे तुम्हारे इंटरस्टेलर ट्रैवलिंग के और तुम्हारी एग्जिस्टेंस को बचाए रखने के। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि मार्स इतना स्पेशल क्यों है हमारे लिए। दोस्तों, एक तो मरीख हमारा पड़ोसी है और हैबिटेबल जोन के बिरोनी किनारे पर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम वहाँ उतर सकते हैं, इसे छू सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं खुद को मरीख की पहाड़ियों के बीच चलते हुए, एक्सप्लोर करते हुए। ये हमारे लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी होगी अगर हम खुद को एक ऐसी स्पीशीज़ में ना डाल पाएँ जो स्पेस ट्रैवल करते हों और ज़मीन के साथ साथ स्पेस में कहीं भी रहने के काबिल हों, और मरीख इसके लिए एक आसान टारगेट है। दोस्तों, मरीख पर जाना आसान नहीं और वहाँ पर रहना इससे भी बड़ा चैलेंज है, लेकिन कुछ साइंसदान ये मानते हैं कि हम ना सिर्फ इसके लायक हैं, बल्कि आने वाली कुछ दहाइयों में ये एक सच्चाई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे मरीख पर इंसानी बस्तियां बसाई जाएंगी और इंसान वहाँ रहेगा कैसे। हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू साकी टीवी। दोस्तों, पिछली 5 दहाइयों से भी ज़्यादा वक्त से इंसान की बनाई हुई मशीनरी लगातार मरीख पर भेजी गई है। ऐसी इंटेलिजेंट मशीनरी जिन्होंने इस सुर्ख सियारे के बारे में बहुत सी चौंका देने वाली डिस्कवरीज की हैं। मरीख बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऑफर करता है जो हमें जीने के लिए चाहिए होते हैं। मरीख पर बहुत बड़ी पोलर कैप्स हैं जो कि जमे हुए पानी यानी कि बर्फ़ से बनी हुई हैं। साइंसदान ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि मरीख की मिट्टी में बड़ी मकदार में बर्फ़ मौजूद हो, जैसे कि ज़मीन पर मिट्टी में मॉइस्चर पाया जाता है, और हो सकता है कि मरीख की सतह के नीचे बर्फ़ की चादरें मौजूद हों। खैर, पानी के ट्रेसेस तो मरीख पर मिल ही चुके हैं और हाल ही में मरीख की मिट्टी में और लोअर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी दरियाफ्त हो चुका है। ये सभी चीज़ें हमें इशारा करती हैं कि इसे ज़िंदा किया जा सकता है और हमें वहाँ जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मरीख पर जाने के लिए हमारे सामने आते हैं टेक्निकल चैलेंजेस। ज़मीन और मरीख दोनों ही सूरज के गिर्द अलग अलग रफ्तार से गर्दिश करते हैं। ज़मीन 365 दिन में सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाती है, तो वहीं मरीख 687 दिनों में सूरज का एक चक्कर मुकम्मल करता है। टाइमिंग, आखिर हमें कब मरीख के लिए रवाना होना चाहिए। दोस्तों, मरीख हर 26 महीने में ज़मीन के सबसे नज़दीक आता है और ये नज़दीकी भी 34 मिलियन माइल्स दूरी की होती है। ये दूरी ज़मीन और चाँद की दूरी से तकरीबन 1500 गुना ज़्यादा है। मरीख के लिए एक ट्रिप एवरेज 6 महीने का वक्त लेगा। दोस्तों, ज़मीन से मरीख तक पहुंचने के लिए एक चैलेंज ये भी है कि जब हम स्पेस में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ कोई फ्यूल स्टेशन नहीं है, तो जो फ्यूल यानी ईंधन हम लॉन्च के वक्त साथ लेकर चलते हैं, जिसमें से ज़्यादातर ईंधन ज़मीन की ग्रेविटी से निकलने में ही खर्च हो जाता है, और एक बार जब हम ज़मीन के एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाते हैं तब हमारे पास जो ईंधन बचता है उससे हम सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही रॉकेट को बूस्ट कर सकते हैं, और मरीख तक हमें सिर्फ मोमेंटम के सहारे ही पहुंचना होता है, स्पेस में तैरते हुए मरीख तक। लेकिन मरीख से निकलने के लिए, वहां से लॉन्च के लिए हमारे पास ईंधन कहां से आएगा,
या फिर ये एक वन वे ट्रिप होगी। खैर, अभी साइंसदान इसके सॉल्यूशंस पर लगातार काम कर रहे हैं। दोस्तों, मरीख तक पहुंचने के लिए किया जाने वाला लंबे टाइम का स्पेस ट्रैवल क्रू की सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। लगातार सोलर और कॉस्मिक रेज के एक्सपोजर में रहने से क्रू की मेंटल हेल्थ बुरी तरह से मुतासर होगी। इनकी याददाश्त जा सकती है या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जिससे इनका मकसद या पूरा मिशन ही खतरे में पड़ जाए। हाई स्पीड सब एटॉमिक पार्टिकल्स डीएनए को भी तोड़ सकते हैं, जिससे कैंसर और कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। स्पेस ट्रैवल करते वक्त वेटलेसनेस महसूस होगी, यानी वज़न का कम होना। अगर वेटलेसनेस ज़्यादा वक्त के लिए होती है, जो कि ऑब्वियसली मार्स ट्रिप के दौरान होने वाली है, इससे बोन मास कम होता जाएगा। इस ट्रिप के दौरान हर महीने 1 से 2% बोन मास कम होता जाएगा। सिर्फ मरीख तक पहुंचने में ही हमारा मसल मास और फोर्स आधी रह जाएगी, यानी 40 साल का आदमी जब मरीख पर पहुंचेगा तो इसकी स्ट्रेंथ 80 साल के आदमी जितनी रह जाएगी। शायद ये सबसे ज़्यादा डराने वाला सच है। दोस्तों, असल में पहला मार्स ट्रिप तो एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट ही होगा, जो बताएगा कि हम कैसा बिहेव करते हैं अगर हम स्पेस में किसी और ठिकाने की तलाश में हैं। तो अगर एक बार इंसान मरीख पर पहुंच गया तो वहां पर सर्वाइवल का चैलेंज होगा। ज़िंदगी जीने का एक ऐसा तरीका इस्टेब्लिश करना जो मरीख के मुताबिक हो, ना कि ज़मीन के। दोस्तों, जो सबसे पहले मरीख पर जाएंगे उनके पास सप्लाईज और रिसोर्सेज की कमी तो रहेगी ही, इसलिए हमें मरीख की ज़मीन पर रहना सीखना होगा। लेकिन ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मरीख पर जाने वाले पहले लोग वहाँ आसमान के नीचे खुले में रहेंगे। ज़मीन की तरह कोई मैग्नेटिक फील्ड ना होने की वजह से मरीख की सतह पर हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज और सोलर आउटबर्स्ट और यही नहीं, छोटे छोटे मेटियर मरीख की सतह पर आराम से गिर जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें एक बहुत ही मोटी छत की ज़रूरत होगी, जो कि ज़मीन पर हमें एक एटमॉस्फेयर देता है। इसका मतलब है कि या तो हम मरीख की सतह से नीचे रह लें, या मरीख पर पाई जाने वाली जमी हुई फ्रोज़न कार्बन डाइऑक्साइड और सुर्ख मिट्टी से इस तरह की बस्तियां या शहर बसाए जाएं, जिसके अंदर ज़मीन जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए, यानी कि एक मसनूई माहौल बनाया जाएगा। और इनमें इतनी सर्दी या ऑक्सीजन होगी जितनी इंसान को ज़रूरत होती है। और जब ये लोग रिसर्च करने के लिए यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इन्हें खुद को हमेशा स्पेस सूट में पैक रखना होगा, वरना वो मरीख पर पाई जाने वाली ख़तरनाक रेडिएशन से ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन दोस्तों, मरीख पर हमें रहने के लिए खाने की भी ज़रूरत होगी, जिसके लिए वहाँ फूल पौधे और सब्जियाँ उगाना बहुत ज़रूरी है। और इन सब को उगाने के लिए हवा और पानी के अलावा रोशनी की भी ज़रूरत होती है। और मरीख पर कोई एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से वहाँ पर टेम्परेचर गर्मियों में चाहे 27 डिग्री हो, पर सर्दियों में -100 डिग्री से भी ऊपर जाता है, जो फूल पौधे उगाने के लिए बहुत मुश्किल है। तो ये सब उगाने के लिए हम हाइड्रोपोनिक फार्म का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, हाइड्रोपोनिक फार्म वो फार्म होते हैं जिसमें पौधे उगाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। इसमें मिट्टी की बजाय पानी के मिनरल्स को मिला दिया जाता है और वाटर सप्लाई सभी पौधों में पहुंचा दी जाती है। हाइड्रोपोनिक फार्म में बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है और ये तरीका दुनिया में कई जगहों पर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो दोस्तों, मरीखी इंसान यहाँ से खाएगा और मरीख पर मौजूद बर्फ़ को पिघलाकर पानी पिएगा। यूँ खाने पीने का भी एक हल निकाला जा चुका है। दोस्तों, बड़े बड़े स्पेस ऑर्गेनाइजेशन और कंपनियों में जिस तरह से इंसानों को मरीख पर बसाने में एक रेस शुरू हो चुकी है, उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि आने वाली कुछ दहाइयों में इंसान मरीख पर रहना शुरू कर देगा और फ्यूचर में इंसान मरीख को टेराफॉर्म करके ज़मीन की ही तरह नीला और सरसब्ज बना दे, ताकि इंसान अरबों सालों तक मरीख पर बिना किसी परेशानी के रह सकें। और इसके लिए कई टेराफॉर्मिंग टेक्निक्स पर भी बहस की जा रही है। इन टेक्निक्स पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।